हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में भूमिका की आंतरिक संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है? भूमिका की आंतरिक संरचना की अवधारणा किसने दी है? SF नाडेल ने। ये लर्न कर लीजिएगा। भूमिका की आंतरिक संरचना आए तो क्या हमें करना है? SF नाडेल को टिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में पारिस्थितिकी अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में पारिस्थितिकी की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, वो किया है किसने? लिंटन जी ने। किसने किया? लिंटन ने किया है। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खीम के धर्म का जो सिद्धांत है जाना जाता है। कैसा है धर्म का सिद्धांत? एक प्रकार्यात्मक उन्होंने यूज किया है। ठीक है, प्रकार्यात्मक है। कैसा है? इमाइल दुर्खीम के धर्म का सिद्धांत जाना जाता है कैसा? प्रकार्यात्मक जाना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण समाज की कार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है। यह तर्क दिया है। तो ये तर्क किसका है? देखो, इसमें दो चीज आ जाए, सामाजिक स्तरीकरण और समाज की कार्यात्मक आवश्यकताएं। क्या आ जाए? सामाजिक स्तरीकरण आ जाए और समाज की कार्यात्मक आवश्यकताएं आ जाए। तो इस पर जो वर्क किया या फिर उन्होंने जो तर्क दिया है वो किसका है? किंग्सले डेविस जी ने दिया है। किसने दिया है? किंग्सले डेविस जी ने। नेक्स्ट है वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति। ये तीनों वर्ड है। वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। किसने किया है? मैक्स वेबर जी ने। यदि ऐसे पूछा जाए वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति का जो स्तरीकरण है वो किसने दिया है, तो मैक्स वेबर में। या फिर मैक्स वेबर ने जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उसमें किन किन को सम्मिलित किया, ये भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या आ जाएगा? वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति। नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत में मध्यम वर्ग की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो जो संघर्ष का सिद्धांत है उसमें मध्यम वर्ग की अवधारणा को जो दिया है वो किसने दिया है? डेहरेनडाफ जी ने। किसने दिया है? संघर्ष सिद्धांत में मध्यम वर्ग की अवधारणा को प्रतिपादित किया है डेहरेनडाफ ने। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर समाजशास्त्री दासता, जागीरदारी, जाति व्यवस्था और सामाजिक वर्ग तथा परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण के भेद मानते हैं। तो कौन भेद मानते हैं? ये चारों। कथन है किसका है? टीबी बॉटोमोर का। देखो इसमें क्या क्या है। एक, सबसे पहले समाजशास्त्री दासता यानी कि दासता वर्ड आएगा, जागीरदारी आएगी, जाति व्यवस्था और सामाजिक वर्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण के भेद माना है। किसने माना है? टीबी बॉटोमोर जी ने। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत निर्धारणवादी है क्योंकि इसमें किस पे बल दिया गया है? आर्थिक दशा पर। किस पे दिया गया? आर्थिक दशा पे दिया गया ना। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो कैसा है? निर्धारणवादी है। एक ये भी वर्ड पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कि खाली स्थान आ जाएगा। जैसे कार्ल मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत खाली जगह है क्योंकि इसमें बल दिया है, या और भी इसमें आगे का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो निर्धारणवादी भी है और क्या है? आर्थिक दशा पर इसमें बल दिया गया है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो वो कब हुई चौथी पंचवर्षीय योजना? ये कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्राह्मण, युवा, बहन एवं प्रोफेसर में से प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। अब प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो ब्राह्मण प्रदत्त है, युवा, बहन ये सभी प्रदत्त हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर कैसी है? ये अर्जित परिस्थिति हो जाएगी, है ना। तो यही हमारा क्या है? इसमें राइट आंसर होगा। क्या? प्रोफेसर प्रदत्त स्थिति नहीं है, ये कैसी अर्जित परिस्थिति है। अच्छा, नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट पारित हुआ। तो वो कब पारित हुआ? ये सबको पता है। अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट कब पारित हुआ था? 1955 में, यानी 1955 में।
नेक्स्ट है, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया। ये क्वेश्चन बहुत आती है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है। तो ये किसकी है? लुई ड्यूमा की। किसकी है? लुई ड्यूमा ने क्या कहा है कि जाति जो है वो क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। अच्छा, नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के प्रारूप का प्रयोग किया है। तो जो वेबर जी ने स्तरीकरण का प्रारूप दिया था उसका प्रयोग किसने किया है? आंद्रे बेते ने। किसने किया है? आंद्रे बेते ने। अच्छा, वेबर का जो स्तरीकरण का प्रारूप था उसमें क्या क्या बताया गया था? वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति। ठीक है, तो ये जो प्रारूप जो उन्होंने दिया था तो उसका प्रयोग किसने किया है? आंद्रे बेते जी ने दिया है। नेक्स्ट है, कथन सही है। अब कथन सही है, क्या सही है इसमें? आदिम समाज में वर्ग नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा आदिम समाज था तो उसमें क्या था? वर्ग नहीं थे। उसमें तो कोई वर्ग ही नहीं था, सब लोग एक जैसे ही थे, सब लोग कच्चा मांस खाते थे, है ना। और आदिम समाज में क्या था? मतलब पेड़ों पे रहते थे, तो इसमें वर्ग की तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये क्या है? कथन सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, गुनार मेडल, थर्स्टन बेवलिन, पी.ए. सोरोकिन तथा मैक्स वेबर से प्रदर्शन के लिए उपभोग यानी कि की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है? ये किया है थर्स्टन बेवलिन ने। किसने किया है? थर्स्टन बेवलिन ने। जो गुनार मेडल है, थर्स्टन बेवलिन है, पी.ए. सोरोकिन तथा मैक्स वेबर ने प्रदर्शन के लिए उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो इसमें से किसने किया है? थर्स्टन बेवलिन ने किया है। किसका? प्रदर्शन के लिए उपभोग। ये जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? थर्स्टन बेवलिन ने दी है। तो यही होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है। तो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अधिकरण में राज्य आ जाएगा, कानून आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ऑप्शन होंगे तो वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, आगस्ट काउंट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो वो कैसा उदाहरण है? जो त्रिस्तरीय नियम है तो वो कैसा है? रेखीय सिद्धांत का उदाहरण है। कैसा है? रेखीय सिद्धांत का उदाहरण है। आगस्ट काउंट का जो त्रिस्तरीय नियम है वो सामाजिक परिवर्तन का कैसा है? उदाहरण, रेखीय सिद्धांत का उदाहरण है। अच्छा, नेक्स्ट है, परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रतिपादित किया। यह अवधारणा पूछे इसमें, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? तो आर्कवन ने दी है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा। अच्छा, नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज। क्या है पुस्तक? ये बहुत आती है वाली बुक, पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज। किसकी है? F.G. बैली की है। किसकी? लर्न कर लीजिएगा, पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, F.G. बैली। पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज F.G. बैली की पुस्तक है। अच्छा, नेक्स्ट है, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। ये किसकी पुस्तक है? ये है कार्ल मैनहेम जी की। किसकी है? कार्ल मैनहेम जी की है कि फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग किसकी बुक है? कार्ल मैनहेम जी की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा है। तो राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा किस किस से है? सांप्रदायिकता से है, क्षेत्रवाद से तथा जातिवाद से। तो ये तीनों से राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा होता है। तो ये तीनों ही होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन पर पुस्तक लिखी है। तो नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन पर पुस्तक लिखी है किसने? M.S.A. राव जी ने। किसने लिखी है? M.S.A. राव जी ने नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन पर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक है किसकी है? मैनहीम की है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? मैनहीम की है। इसमें मोस्टली बुक्स हैं और अवधारणा है, तो ये सेम एज इट आपको ऐसे ही याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ बताना नहीं है, केवल कि इसी तरह के सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैन एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मैनहीम जी की है। अच्छा, नेक्स्ट है, टाइनेबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? चुनौती एवं प्रत्युत्तर द्वारा। कैसा होता है? चुनौती एवं प्रत्युत्तर द्वारा। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था।
ठीक है, तो आपको उसमें टाइनबी चूज करना पड़ेगा। या फिर टाइनबी का सिद्धांत है तो उसमें और 3-4 सिद्धांत दिए होंगे, तो उसमें से एक होगा चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये सेम का सेम ही रहता है, यानी कि टाइनबी के अनुसार बस इतना याद कर लो, टाइनबी ने क्या दिया, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। तो ये वर्ड कहीं पे आ जाए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का, तो वो आपको सीधे सीधे टाइनबी टिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का विशेष रूप से समर्थन किया है। तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन जो किया है वो किया है मैक्स वेबर जी ने। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का विशेष रूप से समर्थन किसने किया है, तो मैक्स वेबर जी ने किया है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। तो संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप कैसा परिवर्तन होता है, तो स्थितीय परिवर्तन होता है। कैसा होता है, स्थितीय परिवर्तन होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहा है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है टालकट पार्सन्स जी ने। ये कोटेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना, ये जो कोटेशन है वो किसकी है, टालकट पार्सन्स जी की है। अच्छा, नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन तथा कृषकों को स्वामित्व का अधिकार उदाहरण था। तो कैसा उदाहरण है ये, संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन तथा कृषकों को स्वामित्व का अधिकार उदाहरण था। तो वो कैसा था, संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण था। नेक्स्ट है अपराध एक सामान्य प्रघटना है। तो ये किसका कथन है, ये सीधा सीधा लर्न कर लो। अपराध एक सामान्य प्रघटना माना है, किसने माना है, इमाइल दुर्खियम जी ने माना है। अपराध एक सामान्य प्रघटना माना है, किसने, इमाइल दुर्खियम जी ने। अच्छा, नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन के प्रथम चेयरमैन थे। तो कौन चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू। जो प्लानिंग कमीशन था जब बना था तो सबसे पहले कब बना था, यानी जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी बना था। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही प्लानिंग कमीशन का क्या, चेयरमैन होता है। तो प्रथम कब बना था, 1951 में बना था। तो उस टाइम पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जवाहरलाल नेहरू ही इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आर के मर्टन के अनुसार मनोविश्लेषक आत्मविमोही, अछूत, बहिष्कृत, आवारा, घुमंतु, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य वश नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिगामी कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिगामी कहे जाएंगे। आर के मर्टन के अनुसार मनोविश्लेषक, आत्मविमोही, अगर इस तरह की ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो वो क्या, प्रतिगामी कहे जाएंगे। अछूत, बहिष्कृत, आवारा, घुमंतु, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य वश नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिगामी कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है साधारणतया प्रभु जाति का मानदंड नहीं होता। क्या मानदंड नहीं होता है, कि सभी सदस्यों का एक व्यवसाय में होना। तो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कि सभी सदस्यों का एक ही व्यवसाय हो तभी वो प्रभु जाति कहलाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में अप्रतिमानहीनता की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो अप्रतिमानहीनता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, आत्महत्या में एनोमी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, दुर्खियम जी ने किया था। अच्छा, नेक्स्ट है अपराधी जन्म से ही भिन्न प्रकार के होते हैं। ये वाला कथन भी बहुत आता है, अपराधी जन्म से ही भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये कथन किसका है, सी लॉम्ब्रेसो का है। ये कथन किसका, सी लॉम्ब्रेसो का, कि अपराधी जन्म से ही भिन्न प्रकार के होते हैं। कौन, सी लॉम्ब्रेसो ने कहा है। अच्छा, नेक्स्ट है संचयी संकट सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। संचयी संकट को प्रदर्शित नहीं करता। अब संचयी संकट भूकंप में होने वाला विनाश, तो ये तो नहीं है। संचयी संकट कैसा होगा, संचयी संकट सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। संचयी संकट को प्रदर्शित नहीं करता है, तो भूकंप में होने वाला विनाश ये प्रदर्शित नहीं करता है। संचयी संकट हो गया जैसे कि आर्थिक संकट है ना, तो वो हो जाएगा, लेकिन भूकंप में होने वाला विनाश इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट है शारदा एक्ट पारित किया गया था। अब शारदा एक्ट कब बना था, ये सब कोई लर्न
होना चाहिए 1929 में। ये बहुत आता है, 1929 में कौन सा एक्ट बना था? सारदा एक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है अस्पृश्यों की अनुसूची पारित की गई थी। अस्पृश्यों की अनुसूची कब पारित की गई थी? 1935 में। तो ये सीधा का सीधा लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण में दो परंपरा मानवतावादी तथा वैज्ञानिक की बात करता है। तो वो कौन करता है? जेटरबर्ग। कौन करता है? जेटरबर्ग। सिद्धांत निर्माण में दो परंपरा मानवतावादी तथा वैज्ञानिक की बात करता है। तो वो कौन करता है? जेटरबर्ग। नेक्स्ट है दुष्प्रकार्य वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है। तो ये कथन किसका है? मर्टन का है। जब मर्टन वाला वो चैप्टर पढ़ाया था जो प्रकार्यवाद वाला, उसमें ये बताया गया था ना कि दुष्प्रकार्य वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है। ये किसका कथन हो जाएगा? मर्टन जी का। नेक्स्ट है अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो भारत सेवक समाज किसने बनाया है? बाल कृष्ण गोखले ने। इतना ही लर्न कर लो। भारत सेवक समाज किसका है? बाल कृष्ण गोखले का है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।